हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आपका मेरे बायोलॉजी ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज मैं आपको लेक्चर 4 में सेकंड चैप्टर पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, मैं इससे पहले लेक्चर 3 पढ़ा चुका हूँ पुष्प की संरचना। देखिए लेक्चर 4, लेक्चर 3, लेक्चर 2 प्रत्येक लेक्चर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमें अगला लेक्चर जब भी समझ में आएगा तो जब उससे पिछला लेक्चर पूरा उसका वीडियो बढ़िया तरह से देखा जाए और समझा जाए, क्योंकि एक वीडियो दूसरे वीडियो से जुड़ा हुआ होता है। तो जैसे आपने देखा होगा कि सीरीज मूवी जो होती हैं या सीरियल होते हैं, मूवी जो होती है सीरीज वाली के 1, 2 उसका 2 पार्ट जब समझ में आता है कि जब पहला हम उसका पार्ट अच्छी तरह से देख लेते हैं। इसी प्रकार लेक्चर 4 आपको जब समझ में चौथा आएगा जब आप लेक्चर 3 यानी तीसरे लेक्चर की वीडियो पूरी अच्छी तरह से देखें और उस वीडियो को एंड तक देखें, जब आपके समझ में आएगा। क्योंकि लेक्चर 3 में मैं जो हूँ सेकंड जो चैप्टर है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, उसमें मैं जो पुष्प की संरचना बता चुका था, यानी पुष्प के भाग बता चुका था कि पुष्प के कौन कौन से भाग होते हैं। उसमें मैंने बताए थे बाह्य दलपुंज और जायांग और पुमंग, ये मैंने पार्ट्स बताए थे। और मैंने ये जो है फूल के द्वारा भी समझाना चाहा है। अब लेक्चर 4 में जो चौथे लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे परागण। इसे बोलते हैं पॉलिनेशन यानी परागण। अब जो है हम परागण, इसमें जो है जब से क्या वो लेक्चर 3 में मैंने जो पार्ट बताए थे पुष्प के वो इसी में आएंगे। अब परागण क्या होता है बेटा ये समझना चाहिए पहले। परागण क्या होता है, इसमें एक शब्द लाइन में बताना चाह रहा हूं कि पराग कोश से पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। कि यानी जो पादप है, पुष्प है, उसमें पराग कोश से जो पराग कण हैं पुष्प के वर्तिकाग्र तक, यानी इसमें क्या हो रहा है पराग कोश से, देखिए शब्दों द्वारा समझें, पराग कोश से जो पराग कण हैं ये वर्तिकाग्र तक जो स्थानांतरण हो रहे हैं, यह क्रिया परागण कहलाती है। यह मैंने जो आपको एक लाइन में बता दिया परागण होता क्या है। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है, कई बार पूछा भी है कि परागण की खोज यानी सबसे पहले परागण किसने देखा था। हमको ये पता होना चाहिए, हमने केवल परिभाषा लिख ली, लेकिन इसमें हमें यह समझना है, क्वेश्चन करता है कि परागण सबसे पहले किसने देखा था। तो बेटा परागण जो था सबसे पहले फादर ऑफ बॉटनी में बता चुका हूं थियोफ्रास्टस। जो परागण सबसे पहले देखा था वो थियोफ्रास्टस ने देखा था। थियोफ्रास्टस जो वैज्ञानिक जो थे, इन्हें फादर ऑफ बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान का जनक भी कहा जाता, पितामह कहा जाता है, कि थियोफ्रास्टस ने सबसे पहले पराग कणों को देखा और अध्ययन किया। और जल्दी से लिखें, ये बहुत क्वेश्चन कई बार पूछा है। अब क्वेश्चन अगला पूछेगा कि पराग कण जो किन पौधों में पाया जाता है, यानी किस प्रकार के पौधों में परागण क्रिया होती है और किसमें पाया जाता है परागण। सबसे पहले मैंने पुष्पों का पौधों का जो वर्गीकरण बताया था कि पादप जो है 5 प्रकार के बताए थे, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, आवृतबीजी और अनावृतबीजी। समझे, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, इन तीनों में परागण क्रिया नहीं होती, क्योंकि इसमें जो है परागकोश में परागकण नहीं होते, अतः इनमें परागण क्रिया नहीं होती। जो परागण क्रिया होती है वेरी इंपॉर्टेंट है अनावृतबीजी और
आवृतबीजी, आवृतबीजी। ध्यान रखना कि परागण जो प्रोसेस थी, प्रक्रिया सबसे पहले थियोफ्रास्टस ने देखी। दूसरा क्वेश्चन, परागण क्रिया किस में पाई जाती है? परागण क्रिया किन पौधों में पाई जाती है? तो वो पाए जाते हैं अनावृतबीजी और आवृतबीजी पौधे, यानी जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, इनमें जो है परागण क्रिया पाई जाती है। अब मैं बताना चाह रहा हूं कि परागकण वर्तकाग्र तक कैसे पहुंचते हैं। कि जैसे एक ये पादप है, ये उसकी ब्रांच है, इस पर एक पुष्पीरा, ठीक है, और दूसरा ये पादप है, इस पे जो है दूसरा पुष्पीरा। बड़ा ध्यान से समझेंगे, चित्र द्वारा समझाना चाह रहा हूं कि इसमें जो है ये आपके पुंकेसर हैं, ये वर्तकाग्र है, यानी या तो पराग कण इस पुष्प में यहीं पर वर्तकाग्र पर पहुंच जाए, या यहां से पराग कण दूसरे पुष्प के यानी पौधे के वर्तकाग्र पर पहुंचे, तो क्रिया क्या कहलाएगी? परागण। अब इसमें हम आगे पढ़ेंगे कि किस प्रकार पहुंच रहे हैं। कि जैसे अगर एक ही पुष्प के वर्तकाग्र पर परागकण आ रहे हैं, तो यानी स्वपरागण की क्रिया कहलाएगी, स्वपरागण। और एक पुष्प से दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तकाग्र पर पहुंच रहे हैं, तो परपरागण के अंतर्गत आएगा, परपरागण। इसे बेटा हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी थोड़ा समझा रहा हूं। तो मैंने ये जो आपको परागण के बारे में बता दिया। अब परागण के आप जो समझोगे कि परागण कितने प्रकार की होती है, प्रक्रिया जो है परागण प्रक्रिया कितने प्रकार की होती है, ये समझाऊंगा अभी। परागण प्रक्रिया जो है मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। अब समझें, जो परागण है प्रक्रिया, परागण यानी पॉलिनेशन, पॉलिनेशन, यह जो मुख्य रूप से समझना बेटा, पहली होती है स्वपरागण, दूसरा होता है पर परागण, यानी स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण को बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, और इसे बोलते हैं बेटा क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। चित्र द्वारा समझाऊंगा। इसमें क्या होता है, स्वपरागण क्या होता है? स्वपरागण समझे पहले कि किसी पुष्प के, बेटा ध्यान से समझना, किसी पुष्प के पराग कण उसी पुष्प के वर्तकाग्र पर या उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तकाग्र पर पहुंचते हैं, तो वह क्रिया जो स्वपरागण कहलाती है। यानी एक पुष्प है, अगर उसके पराग से परागकण उसी पुष्प के वर्तकाग्र पर पहुंचे या दूसरे पुष्प के वर्तकाग्र पर पहुंचे, तो स्वपरागण कहलाएगी। जैसे यह जो चित्र द्वारा समझेगा, चित्र द्वारा क्लियर हो जाएगा। ये पुष्प है आपका, पौधा है, इस पर एक पुष्प है, इस तरह से। इस पर क्या होगा, इसमें आपकी ये वर्तकाग्र है, इधर जो परागकण है, यानी स्वपरागण में क्या होगा, इसी पुष्प के, पौधा है, इसी पुष्प के परागकण
यहीं आकर के वर्तकाग्र पर, उसी पुष्प के वर्तकाग्र पर गिर जाते हैं, तो वह स्वपरागण प्रक्रिया कहलाती है। लेकिन अब इसमें क्या होता है कि जैसे ये पौधा है, यहाँ एक पुष्प है और इधर एक दूसरा पौधा है, यहाँ पर भी एक पुष्प है। इसमें आपकी जो है ये वर्तकाग्र है, इधर ये पुंकेसर है, इधर भी एक वर्तकाग्र है, इधर भी पुंकेसर है। इसमें क्या होगा बेटा, इसमें जो है या तो यहां से पराग कोश से परागकण इस वर्तकाग्र पर आए, या यहां से पराग कोश इस वर्तकाग्र पर जाए, तो यह क्रिया पर परागण के अंतर्गत आती है। इसमें क्या होता है, लेकिन पुष्प यानी पौधे की स्पीशीज जात एक ही रहनी चाहिए। ये नहीं कि एक गुलाब का एक चमेली का है। अगर गुलाब का पौधा है तो एक मानते इस कोने पर है गुलाब का, दूसरा उस कोने पर है, यानी एक लाल गुलाब एक सफेद गुलाब है। जैसे गुलाब का पौधा आप देख लीजिए, एक लाल गुलाब एक सफेद गुलाब, यानी इस गुलाब के पौधे से परागकण सफेद गुलाब के पौधे के वर्तकाग्र पर पहुंचे तो परपरागण कहलाएगा। इधर स्वपरागण में क्या होता है कि पुष्प एक ही होगा, उसके अंदर पराग कोश से परागकण जो है उसी वर्तकाग्र पर पहुंचे। या जैसे ये पुष्प है, पादप है, इस पर दूसरा पुष्प लगा हुआ है, इस पर ये दूसरा पुष्प लगा हुआ है, इसमें आपका वर्तकाग्र, इसमें बेटा ये वर्तकाग्र, इधर ये परागकोश, यानी पादप एक ही है, पुष्प दो उसी पौधे पे लगे हुए हैं। अगर यहां से जो परागकोश से परागकण इस वर्तकाग्र पर आ जाए, या इस परागकोश से परागकण जो इस वर्तकाग्र पर आए, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी। मैंने बताया था स्वपरागण में किसी पुष्प के यानी किसी पौधे के पुष्प में पराग कोश से परागकण उसी पुष्प के वर्तकाग्र या उसी पादप के दूसरे पुष्प के वर्तकाग्र। बेटा बड़ा ध्यान से समझना, यह कन्फ्यूजन जो है नहीं रहना चाहिए। यह कन्फ्यूजन अगर हो जाता है तो समझ फिर नहीं आता। यानी पुष्प पादप एक ही है, पुष्प एक भी हो सकता है, पुष्प दो भी हो सकते हैं। पहली कंडीशन ये है कि पादप एक में इस पुष्प में वर्तकाग्र भी है और पुंकेसर भी जाएंगे और स्त्री केसर भी है, तो उससे पराग उससे परागकण वर्तकाग्र पर आए, या उसी पौधे के दूसरे पुष्प के परागकण दूसरे वर्तकाग्र पर पहुंचे, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी। इस प्रक्रिया को सजात पुष्पीय बोला जाता है। इसे बोलते हो ना सजात पुष्पीय या जिटेनोगेमी। जिटेनोगेमी बड़े ध्यान से समझें। इसे सजात पुष्पी यानी पादप एक है, पुष्प दो अलग अलग हैं, तो एक पुष्प के पराग कोश से परागकण दूसरे पुष्प के वर्तकाग्र पर आ रहे हैं, तो यह प्रक्रिया सजात पुष्पी या जिटेनोगेमी कहलाती है। और स्वपरागण के एग्जाम्पल देखें, इससे अगले चैप्टर में आप पढ़ोगे मेंडल्स के लॉ, उसमें आएगा स्वपरागण की प्रक्रिया। एक तो मटर में होती है, मटर में जो है स्वपरागण प्रक्रिया सबसे अधिक होती है। गेहूं है, मटर है, गुलाब है, गेहूं गुलाब, ठीक है ना, यह जो है स्वपरागण के एग्जाम्पल है। अब स्वपरागण जो है मैंने बता दिया कि स्वपरागण की ये परिभाषा बता दी। अब स्वपरागण होने के लिए क्या अनुकूलन होना चाहिए, यानी परिस्थितियां कौन सी युक्तियां हैं जिससे स्वपरागण क्रिया होती है। हेडिंग डालेंगे
स्वपरागण के लिए अनुकूलन या युक्तियां। स्वपरागण के लिए अनुकूलन या प्रयुक्तियां, यानी कौन कौन सी युक्तियां हैं जो स्वपरागण क्रिया को आसान बनाती और आगे तक ले जाती। स्वपरागण के लिए बेटा कुछ युक्तियां हैं, मैं लिख रहा हूं कौन कौन सी हैं। स्वपरागण के लिए युक्ति पहली है कि यानी पुष्प द्विलिंगी होना चाहिए। द्विलिंगी पुष्प। पहला जो अनुकूलन है कि स्वपरागण क्रिया कराने के लिए युक्ति है कि पुष्प द्विलिंगी होना चाहिए। और द्विलिंगी कहेंगे इसका सर, द्विलिंगी कौन सा होता है? इससे पहले लेक्चर में बता चुका हूं, पढ़ाया है कि यानी वे पुष्प जिनमें नर और मादा जननांग दोनों एक ही पुष्प में पाए जाते हैं, यानी जायांग और पुमंग। पुमंग जो नर जननांग होता है और जायांग जो है स्त्री जननांग होता है। तो यानी नर जननांग और स्त्री जननांग दोनों जब एक ही पुष्प में पाए जाए तो वह जो है द्विलिंगी पुष्प कहलाता है। तो पहला अनुकूलन है कि जो पुष्प स्वपरागण क्रिया के लिए पुष्प में क्या है कि द्विलिंगी पुष्प का होना अनिवार्य है। दूसरा अनुकूलन कि समकाल पक्वता। समकाल पक्वता ये हमारी एनसीईआरटी में, लेकिन बड़े ध्यान से समझने बेटा। परिभाषा तो इनकी मिल भी जाएगी, कहीं पर किताब पढ़ सकते हैं, लेकिन इनको समझना बहुत जरूरी है। समकाल परिपक्वता को देखिए, उससे समझिए समान काल में परिपक्व, यानी स्वपरागण क्रिया के लिए पुष्प समकाल परिपक्वता होना जरूरी है। यानी पुष्प के वर्तकाग्र और परागकोश एक ही समय में परिपक्व होने चाहिए। यानी उसका नर जननांग और स्त्री जननांग यानी पुमंग और जायांग समान काल में परिपक्व होने चाहिए, तभी उसकी जो है स्वपरागण क्रिया होती है। यानी कि भिन्न काल परिपक्वता हो, यानी कैसे होनी चाहिए? समकाल परिपक्वता होनी चाहिए। तीसरी जो कंडीशन है इसकी अनुकूलन है, तीसरा युक्ति। तीसरी हमारी जो युक्ति है अनुमूल्य परागणी, अनुमील्य परागणी। यह बेटा तीसरा हमारा कि अनुमील्य, यह समझने में बड़ा दिक्कत आएगी कि ये समझे क्या बता दिया कि अनुमील्य क्या होता है। अनुमील्य परागणी पुष्प वे पुष्प होते हैं, तो जैसे मैं पिछले उसमें पुष्प की संरचना बताई थी, ये पुष्प का पुष्पवृंत होता है, ये पुष्पासन। अब इसमें जो है आपकी हरे रंग की बाहेदल थे और इसके बाद लाल रंग के बेटा दल थे। ये दल कैसे थे? ये लाल रंग के। इधर आपकी ओवरी थी, वर्तकाग्र था और इधर पुंकेसर थी। ठीक है ना? ये पुष्प की संरचना बताई थी, तो मैंने बताया था पुष्पवृंत, पुष्पासन, बाहेदल और दलपुंज। बाहेदल पुंज और दलपुंज। अब अनुमील्य क्या होता है कि जब पुष्प के दलपुंज बंद होते हैं, बड़े ध्यान से समझना, जब पुष्प के दलपुंज बंद होते हैं, इस कंडीशन में क्या होता है, पुष्प के जो दलपुंज बंद रहते हैं, जब बंद रहेंगे तो किसी दूसरे पुष्प के
पराग कोश से परागकण उस पुष्प में नहीं आ पाएंगे, यानी इसी पुष्प के पराग कोश से परागकण जो है उसी वर्तकाग्र पर पहुंच जाते हैं। यह जो प्रक्रिया कहलाते हैं अनुमिलीय परागणीय पुष्प कहलाते हैं, क्लिस्टोगेमी। इसे होता है क्लिस्टोगेमी। यह अनुमिलीय परागणीय प्रक्रिया होती है। यानी 3 अनुकूलन मैंने बताया, बड़ा ध्यान से इसमें शॉर्ट चांद लिख लें कि द्विलिंगी पुष्प, समकाल परिपक्वता, अनुमिलीय परागकण, यानी स्वपरागण के लिए अनुकूलन कंडीशंस होती हैं। अब पढ़ेंगे बेटा हम पर परागण कि पर परागण क्या होता है और किस तरह से होता है। पर परागण हम समझेंगे कैसे कि अभी हमने स्वपरागण जो पढ़ा है उसी को ध्यान में रखते हुए कि किस तरह से तभी हम समझ पाएंगे। यानी इधर मैंने बताया था पर परागण, क्रॉस पॉलिनेशन। पर परागण में क्या होता है, यह 3 प्रकार से होता है बेटा। पहला होता वायु द्वारा, वायु द्वारा। दूसरा होता है बेटा जल द्वारा, जल द्वारा। तीसरा होता है जंतु द्वारा, जंतु द्वारा। पर परागण जो 3 विधियों द्वारा होता है, यानी वायु द्वारा, जल द्वारा और जंतु द्वारा। स्वपरागण का जस्ट विपरीत है। पर परागण में क्या होता है, किसी पादप की, समझ बेटा, किसी पादप के पुष्प या दूसरे पादप के पुष्प के पराग कोश से परागकण उसके वर्तकाग्र तक पहुंचने की क्रिया पर परागण कहलाती है। यानी इसमें पादप अलग हो सकते हैं लेकिन जाति उनकी एक ही होगी। मैंने बताया अगर गुलाब का है तो गुलाब का ही होना चाहिए, ये नहीं कि चमेली का ये केला का है या उसका है गुलाब का है। यानी पुष्प एक भी हो सकता है और पुष्प जो है दोनों पादप अलग अलग हो सकते हैं। एक पादप यहाँ है उसका, जैसे गुलाब का एक इधर है, तो इस पादप से परागकण जो है पराग कोश से परागकण दूसरे पादप के पुष्प के वर्तकाग्र तक पहुंचने की क्रिया जो होती है वो कहलाती है पर परागण। अब बेटा ये पता होना चाहिए पर परागण दूसरे पादप के पुष्प पर किसी न किसी माध्यम से पहुंचेंगे, वह स्वतः तो नहीं पहुंचेंगे। पर परागण क्रिया में पराग कोश से परागकणों का दूसरे वर्तकाग्र तक पहुंचने के लिए माध्यम होता है, कारक होता है, साधन होते हैं। तो वो साधन कौन कौन से हैं, 3 प्रकार जाता है। एक तो या तो वायु द्वारा जाएगा, दूसरा जल द्वारा जाएगा, तीसरा जो होता है जंतु द्वारा जाएगा। 3 होते हैं, जल द्वारा, वायु द्वारा और जंतु द्वारा। वायु द्वारा जो होते हैं उनका एग्जाम्पल है मक्का और गन्ना। ये कई बार पूछता क्वेश्चन कि मक्का में पर परागण किस विधि द्वारा होता है, यानी वायु द्वारा होता है। जल द्वारा आपका एग्जाम्पल है कमल और जलकुंभी। कमल और जलकुंभी ये कैसे, जल परागण द्वारा। अब कहेंगे सर जंतु द्वारा कौन से होते हैं। जंतु द्वारा जो होता है बेटा परागण वो कई जंतुओं द्वारा होता है। पहला होता है बेटा कीट द्वारा, दूसरा होता है, पहला कीट द्वारा हो जाएगा, दूसरा पक्षियों द्वारा, तीसरा होता है बेटा घोंगे द्वारा, चौथा होता है पहला कीट द्वारा, पक्षी द्वारा और घोंगे द्वारा, और चौथा जो आपका होता है बेटा ये होता है चमगादड़ द्वारा। चौथा होगा आपका चमगादड़ द्वारा। वायु द्वारा, जल द्वारा, जंतु द्वारा। जंतु द्वारा मैंने बता दिया कीट द्वारा, पक्षियों द्वारा, घोंगे द्वारा और चमगादड़ द्वारा। ये क्वेश्चन इसमें
समझ नहीं आ रहा है, बार बार क्वेश्चन उठ रहा है। और क्यों लगाएंगे तभी हम समझेंगे कि जब स्वपरागण हो रहा था तो पर परागण की क्यों आवश्यकता पड़ी, यानी क्या स्वपरागण में कुछ कमी रही, यानी कुछ तो कमी रही होंगी स्वपरागण में जिसकी वजह से हमें पर परागण की आवश्यकता पड़ी और पर परागण होना पड़ा। यानी स्वपरागण में कुछ कमियां थी जिनके द्वारा कमियों को पूरा करने के पर परागण करना पड़ा। जैसे उनमें जो थी विभिन्नता नहीं आ रही थी। पहले उसकी कमी बताना चाह रहा हूं कि स्वपरागण में क्या कमी थी, उसमें विभिन्नता नहीं आ रही थी। स्वपरागण में पीढ़ी दर पीढ़ी जो स्पीशीज थी, जो जीत जाति वो बन तो जाती थी, लेकिन उनमें कोई भिन्नता नहीं आ रही थी कि नई जाति का विकास नहीं हो रहा था। तो जैसे 10 फुट का बौना पौधा है तो 10 फुट का ही बौना पौधा चल रहा था। इस भिन्नता को दूर करने के लिए पर परागण की आवश्यकता पड़ी। अब मैंने अभी बताई थी कि स्वपरागण के लिए अनुकूलन कौन कौन से थे। इसी तरह इसमें समझेंगे कि पर परागण के लिए अनुकूलन या प्रयुक्तियां जिस प्रकार स्वपरागण के लिए अनुकूलन बताए थे, इसी प्रकार पर परागण के लिए भी समझने कौन कौन से हैं। हमें स्वपरागण वाले चैप्टर बेटा खोलिए, मैंने जो लिखा है उसे ध्यान से समझो, उनका जस्ट उसी में से निकलेंगे पर परागण की युक्तियां। पहली युक्ति स्वपरागण में थी वो द्विलिंगी पुष्प की थी, यानी पुष्प द्विलिंगी होने चाहिए। इसकी जो पहली युक्ति है पुष्प एक लिंगी या एकल लिंगाश्रयी पुष्प कैसा होना चाहिए बेटा, एक लिंग या एक लिंगाश्रयी होना चाहिए। यानी उसके पुष्प में यानी या तो जायंग होगा या पुमंग होगा, एक ही जो है लिंग पुष्पी पादप होगा, पुष्पी पादप का एक ही भाग होगा। दूसरा हमने जो स्वपरागण में क्या पढ़ा था कि समकाल परिपक्वता, दूसरा उसका जो पॉइंट था अनुकूलन समकाल परिपक्वता। इसमें क्या था, इसमें भिन्न काल परिपक्वता, भिन्न काल परिपक्वता, ठीक है बेटा। उसमें क्या था कि पुष्प के वर्तकाग्र और परागकोश से परागकण एक ही समय परिपक्व हो रहे थे, तो उसमें स्वपरागण अच्छा हो रहा था। इसमें क्या होगा कि एक पुष्प का परागकण एक का जो है कहते हैं पुंकेसर और उधर जो है स्त्री केसर अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न समय पर परिपक्व होंगे, तभी उनका जो है पर परागण प्रक्रिया अनुकूलन अच्छा होगा। अगर एक ही समय होंगे तो बस स्वपरागण प्रक्रिया हो जाएगी। तीसरा पॉइंट उसमें जो था अनुमिलीय था, इसमें है उन्मीलीय पुष्प, इसमें बेटा उन्मीलीय, उसमें अनुमीलीय था, उसमें है अनुमीलीय। अब कहेंगे ये क्या होता है सर उन्मीलीय, देखिए स्वपरागण के अनुकूलन का जस्ट विपरीत है। उसे अगर ध्यान में रखते हुए समझे तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। उसमें अनुमिलीय में क्या था कि जैसे जो पुष्प था, ये आपका पुष्पासन पुष्पवृंत, ये आपका बाह्यदल और इधर जो थे दल, इधर जो दल थे यह आपकी वर्तकाग्र पुंकेसर है ना। उसमें आपने चित्र में देखा होगा कि जो दल थे आपस में बंद थे। अब इसमें क्या है, दल खुले हुए हैं, पुष्प को देखना बड़ा ध्यान से। इसमें जो दल जो है कैसे हुए बेटा, खुले हुए। अनुमिलीय उसका जस्ट उल्टा था। अनुमिलीय में क्या था कि दल जो थे बंद अवस्था में थे, स्वपरागण हो रहा था। इसमें क्या था, दल जो है खुली अवस्था में है, तभी इसके जो है पुंकेसर से परागकोश से पराग कण जो है दूसरे
पुष्प पर जाएंगे या दूसरे पुष्प के परागकोश से परागण इस वर्तिकाग्र पर आ जाएंगे। यह इनमें अनुकूलन था पर परागण में। अब मैं आपको याद करने का तरीका बताता हूं कि किस प्रकार समझेंगे, कीट द्वारा होता है, पक्षी द्वारा होता है, जंतु द्वारा कैसे समझेंगे। थोड़ा 11th में मैंने बताया था, उसे ध्यान में रखेंगे कि जैसे एंटामोलॉजी, लॉजी मीन्स बेटा होता है अध्ययन, यानी अध्ययन। यहां क्या करेंगे हम, लॉजी न लगा करके लॉजी हटाएंगे और फिली लगा देंगे, फिली। ठीक है, जैसे एंटामोलॉजी न लगा करके क्या लगेंगे, एंटामोफिली। और एंटामोलॉजी होता है किसका अध्ययन करता है, 11 में बताया था, कीटों का अध्ययन, कीटों का अध्ययन, यानी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें कीटों का अध्ययन किया जाता है एंटामोलॉजी कहलाती है। एंटामोलॉजी, इससे एक हमें 2 शब्द याद हो गए, एक तो कीटों का अध्ययन बारे पता चली। अब इधर मैंने लॉजी हटा करके समझना बेटा, ट्रिक द्वारा समझा रहा हूं जिससे जो है रटा ना जाए और वो अच्छी तरह से समझ आ जाए। यहां जो है मैंने बेटा लॉजी हटा दिया, या एंटोमोफिली, तो इससे हम बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, कीट द्वारा, कीट द्वारा, यानी वह पर परागण जो कीट द्वारा होता है एंटेमोफिली कहलाता है। दूसरा पक्षियों द्वारा, मैंने इसमें बताया था 11th में ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी यानी ऑर्निथोलॉजी से पक्षी, लॉजी में से होता अध्ययन, यानी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। इधर क्या कर सकते हो हम, ऑर्निथोफिली, पक्षी, यानी ऑर्निथोफिली किसके द्वारा होता है, पक्षियों द्वारा। तीसरा घोंगे द्वारा, मेलकोलॉजी, मेलकोलॉजी, ये क्या बेटा, मेलेकोलॉजी, इसे हम बोलेंगे बेटा मेलेकोफिली। समझना, मेलेको मीन्स होता है घोंगा, यानी इसमें घोंगे का अध्ययन किया जाता है, और मेलेकोफिली यानी घोंगे द्वारा परपरागण क्रिया। चौथा चमगादड़, क्रिप्टोलॉजी, क्रिप्टेरोलॉजी, चमगादड़ द्वारा अध्ययन, तो हम इसे क्या बोले, कायरोटोफिली, यानी कारेप्टोफिली किसके द्वारा, चमगादड़ द्वारा। कारेप्टोलॉजी में जो है चमगादड़ का अध्ययन किया जाता है। धन्यवाद, पूरा वीडियो देखें बेटा, समझ में आएगा।